what you are। जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तब हम अपने पास्ट को देखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आज हम देख पा रहे हैं उसकी लाइट ने कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। लाइफ की ओरिजिन को यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट माना जाता है। तो आज इसी ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ह्यूमन की एवोल्यूशन को और ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन को आज हम जानने वाले हैं। Hello everyone, this is Gurleen Kaur and I am your educator of biology. Today we are going to cover chapter evolution. So चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज ये चैप्टर जिन बच्चों ने बोर्ड्स में अपीयर होना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको भी इस चैप्टर से डर लगता है तो बच्चों आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि बच्चों आज आपको सारी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जो एवोल्यूशन है ये क्या है, इसकी एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मतलब क्या है, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल धीरे धीरे से चेंजेस आते रहते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको एक डायग्राम या कार्टून की हेल्प से ये समझाऊं तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर ये हमारे पास एक कार्टून है जिसके कान पहले ऐसे थे, आंखें ऐसी थी और फेस ऐसा था, ठीक है। अब उसमें कुछ चेंजेस आए कि उसकी जो आंखें थी वो ऐसी हो गई और उसका फेस ऐसे ही रहा, बट कान पहले की तरह वैसे ही है। तो ये चेंज तो है ना। तो अगले कार्टून में अगर ऐसा हो जाए, मैं यहाँ पर बना देती हूँ कि उसकी आंखें ऐसी हो जाएं और उसके कान ऐसे हो जाएं और उसके जो लिप्स हैं वो कुछ ऐसे हो जाएं। तो देखो, ग्रेजुअली थोड़े थोड़े चेंज ने उसको क्या बना दिया, लास्ट में बिल्कुल डिफरेंट बना दिया। देखो पहले कैसा था, अब कैसा लग रहा है ना। तो यही क्या है, एवोल्यूशन है। यही चेंजेस, जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमें यही चीजें पढ़नी है। आगे जो एवोल्यूशन है उससे हमें डाइवर्सिटी का पता चलता है। देखो, ये भी हो सकता है कि एंसेस्टर सेम रहे और उससे नई नई अलग अलग वैरायटीज के ऑर्गेनिजम्स बन जाए, तो मतलब वहां से डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं। तो ये भी क्या है, एवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। तो ये भी हमें पता चला कि डाइवर्सिटी जो है वो एवोल्यूशन की वजह से है। फिर उसी एवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आए हैं, क्या पता वो चेंजेस इसलिए हों कि वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट कर सके। तो अडेप्टेशन के लिए भी जो है वो एवोल्यूशन का होना बेनिफिशियल है। तो आज के चैप्टर में बस यही चीजें पढ़नी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर बढ़ते हैं अब आगे। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। वो हमारी अर्थ तो सिर्फ एक स्पेक है, एक धब्बा सा है उसमें, ठीक है। तो हमें नहीं सोचना चाहिए हम बड़े हो गए, हम तो, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है वहां पर। हमारी अर्थ इतनी छोटी है, पूरे यूनिवर्स में हमारी क्या औकात है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे बना है, वो गैलेक्सीज से मिलकर के बना है। अपन को नहीं पता भी कितने और यूनिवर्स ने, वी डोंट नो हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर, वी डोंट नो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर। हमें तो अपने सोलर सिस्टम का पता है, और कितने हैं और कितने, बहुत कुछ अभी भी ढूंढना बाकी है। फिर एक बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं जिसने यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कहते एक बड़ा सा बूम, एक ब्लास्ट हुआ, फिर क्या हुआ, इस बड़े से धमाके के बाद यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करना शुरू हो गया, टेम्परेचर जो है लो होना शुरू हो गया और वहां से हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसेस बनी और यही गैसेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो कंडेंस हो गई। इतना हमने समझा और समझ में आ गया हमें। कहते फिर इसी यूनिवर्स में जो अर्थ है उसकी ओरिजिन को 4.5 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है कि तब जो है अर्थ वो फॉर्म में आई थी।
अब आगे इसी अर्थ के जो इनिशियल सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं जो अर्थ थी बेसिकली क्या थी, एक डस्ट का गोला ही थी। अब फिर इसके अराउंड जो गैसेस थी वो जब कंडेंस होना शुरू हो गई और जो वाटर वेपर्स थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो फिर वहां से यही वाटर वेपर्स जो है वो टेम्परेचर के डाउन जाने की वजह से और वो बारिश की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरने शुरू हो गए। तो अर्थ का जो सरफेस था उस पर काफी डिप्रेशंस थे, उन डिप्रेशंस में ये पानी भरता रहा और वहां से फिर ओशंस बन गए। इसके सपोर्ट में और बहुत सारी हमने थियोरीज देखनी है कि कैसे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कुछ डेटा मैंने यहीं पर आपके लिए डाल दिया है जिसके बेसिस पर बेटा आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको बस ऐसे पूछ लेंगे कि जैसे कि बताओ जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो कब हुआ, तो मतलब ऐसे अर्थ का पूछ लेंगे, कैसे अर्थ कब अर्थ फॉर्म हुई थी। तो ये चीजें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज्यादा हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है और फिर जो अर्थ की फॉर्मेशन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है और जो लाइफ का फर्स्ट साइन था अर्थ के ऊपर, अर्थ के बनने के बाद, तो वो कब आया, 4 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स 3 बिलियन ईयर्स एगो बने। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए एंड डीएनए की हम बात कर सकते हैं। तो ये कब बने थे, ये बने 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद जो फर्स्ट सेल था वो कब आया, वो आया 2 बिलियन ईयर एगो। अभी हम ये बात नहीं करने वाले कि वो सेल कैसा था, एनारोबिक था, एरोबिक था, कीमो हेटेरोट्रॉफिक था, ये अभी नहीं बात करने वाले, ये आगे करेंगे। चलो ये डाटा का स्क्रीनशॉट कर लो, इतना ही काफी है यहाँ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हमने देखना है बेटा तुम ना चीजों को कभी कभी ऐसे याद किया करो कि तुम ना काउंट कर लो कि कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। अगर वो क्वेश्चन कहीं पर लॉन्ग में आ जाए तो तुम पॉइंट्स को इजीली रिकॉल कर पाओगे। अब मैंने पढ़ाना है थ्योरीज, मैं ऐसे भी पढ़ा सकती थी, मैं कैसे पढ़ाऊंगी तुम्हें, देखो थियोरीज जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मतलब हमने टोटल 5 थियोरीज जो मेन है वो पढ़नी है। तो वो कौन सी है, देखो पहले नाम याद करेंगे, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर थी थियोरी ऑफ एबायोजेनेसिस, फिर बायोजेनेसिस की थियोरी, फिर थी कॉस्मोजोइक थियोरी, देन लास्ट में हाइपोथेसिस था ऑपेरेंट एंड हेल्डेन का जिसको थियोरी ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। समझ में आया तुम्हें, बस इतना तुम्हें याद रखना है। जो पहले वाली थियोरी थी वो तो बस ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया, जो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही है ना, हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इसको अगर आपने साइंटिफिकली इस चीज़ की बात करनी है एवोल्यूशन की, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। आप अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करिएगा, चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, आपके सेंटिमेंट्स आपके हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट देखो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है। इसमें ये माना गया कि जो भगवान है उन्होंने बस कुछ 6 दिनों में ही, सिर्फ केवल 6 डेज में ही जो है वो पूरी जो सृष्टि है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बना दिया। और ये चीज सिर्फ 4000 साल पहले ही हुई है और इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे वो जैसे थे वो वैसे ही थे। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स आज आप देख रहे हो वो जब बनाए गए थे वो बस वैसे ही बना दिए गए। तो मतलब ऐसे नहीं है कि वहां पर कोई एंसेस्टर्स का कोई सीन ऐसा कुछ नहीं बताया गया, कोई उनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है वो नहीं वहां पर बताया गया, ठीक है। तो ये थियोरी बस ऐसे ही थी, तो इसको खारिज कर दिया गया, तो इसको नहीं माना जाता। नेक्स्ट थियोरी, थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, फिर ए हटा दो बायोजेनेसिस की थियोरी, फिर कॉस्मोजोइक थियोरी, ठीक है, फिर ऑपेरेंट एंड हेल्डेन थियोरी। इनको थोड़ा डिटेल में देखो। जो स्पेशल क्रिएशन वाली मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुमने ये वाली कॉस्मोजोइक थियोरी पढ़नी है, इसमें क्या था, ये माना जाता था कुछ जो ग्रीक के लोग हैं या हम बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो ये चीज़ को बड़ा प्यार से मानते हैं कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जो है स्पोर्स पड़े हैं जिनसे लाइफ ओरिजिनेट होती है और फिर वो स्पोर्स हमारे प्लैनेट पर भी आए और उनसे जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हो गई और इसी को बोला जाता है थियोरी ऑफ पैनस्पर्मियम। बट इसको भी नहीं माना जाता। फिर है
थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जो नाइल मड है उसके ऊपर जब लाइट पड़ी उसकी वजह से वो मड हीट हो गई और उससे क्रोकोडाइल्स बन गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप सोच सकते हो, ये नहीं हो सकता ना। ये तो ये भी जो थियोरी है उसको नहीं माना जाता। तो इस थियोरी को डिसअप्रूव किसने किया बच्चा? इसको करा लुई पास्चर ने। ठीक है, वो कैसे करा वो भी हम देखने वाले हैं। देखो नेक्स्ट, बायोकेमिकल ओरिजिन के लिए जो अपना हाइपोथेसिस दिया वो किसने दिया था? ऑपरेन एंड हैल्डेन ने दिया। लाइफ जो है वो कहते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, मतलब जो लाइफ है, जो लिविंग चीजें हैं वो किसी नॉन लिविंग चीज से बनी है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जो चीजें काम की होती है उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये चीज थी जिसने बाद में एवोल्यूशन के लिए एक बेस सेट कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। अभी लुई पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट को नहीं माना। उसने बोला कि जो लाइफ है वो कभी भी नॉन लिविंग चीजों से नहीं आती, जैसे ये नाइल मड वाला केस था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसने फिर इसको डिसअप्रूव भी तो करना था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसको क्या बोला जाता है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। जिसमें उसने क्या करा, एक स्पेशल तरीके की स्वान शेप नेक, स्वान जैसी नेक वाली एक फ्लास्क यूज करी, जिसमें उसने क्या करा, इस फ्लास्क को भी स्टरलाइज करके यूज किया और इसमें जो मीडिया था उसको भी स्टरलाइज करके बॉईल करके यूज किया, सो दैट यहाँ पर कंटामिनेशन ना हो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर देखो एक ऐसी फ्लास्क चूज करें जो ऐसे है, अब इसको ऐसे ही मीडिया डाल करके, सेम ऐसा मीडिया इसमें डाल करके छोड़ देंगे तो फ्लाइज जो हैं वो इसमें जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइज जो है वो इस मीडियम से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, अब क्योंकि ओपन है कंटामिनेशन हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नॉन लिविंग चीज ने इन फ्लाइज को जन्म दिया है। अब उसने इस केस में ये जो स्पेशल फ्लास्क यूज करी, सारा खेल बस इसका था बच्चों। इसमें क्या हुआ कि बाहर से, अब जब ये बॉइल्ड था तो यहाँ से जो है वो वेपर्स अराइज हो सकते हैं। अब जो यहाँ से बाहर से डस्ट वगैरह अंदर जाएगी वो यहीं पर ट्रैप हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, आगे कंटामिनेशन नहीं बढ़ेगी, तो मतलब फ्लाइज आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये एरिया ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पर कोई भी फ्लाइज नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइज जो यहाँ पर आई है वो यहाँ से नहीं बनी थी, वो तो बाहर से आई थी। जो तुमने बाद में ऐसे बोल दिया कि हाँ जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे लिविंग चीजें बन रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड कि भाई ये चीज गलत है। आपको समझ में आया? चलो फिर आगे है ऑपरेन एंड हैल्डेन का हाइपोथेसिस। अब उसको देखते हैं क्या था। इसमें बेटा सिंपल कुछ बातें करी गई, वो ये थी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर पहले क्या था, उसके अंदर कुछ गैसेस थी, जैसे कि मीथेन थी, जैसे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, जैसे कि उसमें अमोनिया था, बट बेटा ऑक्सीजन नहीं थी। अगर ऑक्सीजन होती फिर तो हम भी होते, ठीक है, हम नहीं हमारे एंसेस्टर्स होते। तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, ये याद रखना है आपको कि अर्ली इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। तो इसने क्या करा बेटा, कुछ हमें बताया कि जो मीथेन गैस है, अमोनिया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी। तो इसने बताया कि इसके ऊपर जब लाइटनिंग हुई, ठीक है, इन्वायरमेंट ऐसा था पहले कि लाइटनिंग वगैरह होती रहती थी, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता था, इसकी वजह से इसने बोला कि क्या बने, बायो माइक्रो, बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए बेटा। ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड्स बने होंगे, ठीक है, फैटी एसिड्स बने होंगे, और तुम कह सकते हो कि अमाइनो एसिड्स बने होंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फिर इन सबसे कहता बायो मैक्रो, बड़े थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। +1 में करा था तुमने, याद करो। तो क्या बना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे बेटा, प्रोटीन्स बन गए होंगे बेटा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स बन गए होंगे, है ना, डीएनए आरएनए वगैरह। इनसे क्या बन गए, इनसे बने होंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो जस्ट सेल से पहले बने होंगे, मतलब अभी कुछ ऐसा बना जो सेल नहीं था, ठीक है, जो सेल नहीं था, कुछ वैसी चीजें बनी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स। कहता फिर यहाँ से प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। तो ये सेल्स नहीं है, सेल से पहले की कुछ स्टेजेस हैं। तो उनसे आगे दो चीजें बनी, एक बने क्वाजरवेट्स, सी से आएगा, नहीं क्वाजरवेट्स है, यस, ठीक है, क्वाजरवेट्स, और माइक्रोस्फीयर्स, ये बने, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। अब जो ये क्वाजरवेट्स है या माइक्रोस्फीयर्स क्या है, माइक्रोस्फीयर्स जस्ट प्रोटीन्स के कुछ हम बोल सकते हैं एग्रीगेट्स हैं, और जो ये क्वाजरवेट्स वगैरह है ये इन सारी चीजों के कुछ एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स हैं बेसिकली। तो बस तुम्हें ये याद रखना है। इनसे बाद में बेटा जो है वो सेल बना, इनसे बाद में जाकर के सेल बना। ये था ऑपरेन हेल्डेन हाइपोथेसिस, इतना हमने याद रखना है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट करो, जल्दी करो। अब जो हमने इतना पढ़ा, ये बात जस्ट एक हाइपोथेसिस था, इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो चाहिए था। तुम कुछ बोलो मैं कैसे मानूं, ठीक है। अब तुम बोल दो कि मेरे को तो आता है, जब पेपर का रिजल्ट आएगा तभी मैं तो मानूंगी ना, हाँ तुम्हें आता था, तो भाई प्रूफ चाहिए होता है हर चीज का। इस चीज को प्रूव करने के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी हम देखेंगे। आपने अगर स्क्रीनशॉट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, चलो देखो फिर। अब देखो, जो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट मिलर ने दिया, इसमें उसने बताया वही बात की जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई है। तो उसको इसने कैसे प्रूव किया, उसने एक ऐसा सेटअप लगाया जिसमें उसने क्या करा कि एक ऐसा चेंबर बनाया जिसमें वो जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में गैसेस थी, हम बोल सकते हैं मिथेन गैस थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन नहीं थी, याद रखना है, नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ से उसने, जैसे उसने बोला कि लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग के लिए इसने बेटा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज खुद से करवाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दिया, यहाँ पर वाटर गया, वाटर में ये चीजें थी, और वाटर में इसने क्या कराया, इलेक्ट्रिक जो है वो करंट से स्पार्कलिंग करवाई बेटा। फिर यहाँ पर उसने देखा कि कुछ मटेरियल जो मतलब हम बोल सकते हैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। जैसे उसने बताया था कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बने थे, तो इसने देखा कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वाकई ऐसे बनते थे। तो इसने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, इस एरिया में से जो इसने मटेरियल निकाला उसमें अमाइनो एसिड्स देखे, इसने क्या देखे, अमाइनो एसिड्स देखे। बेसिकली कौन से अमाइनो एसिड्स देखे वो तुम्हें याद रखना है। यहां से इसने ग्लाइसिन को देखा, एलेनिन को देखा, अस्पार्टिक एसिड को देखा, तो ये अमाइनो एसिड्स यहां से फाइंड करे गए थे। तो इस चीज ने जो ऑपरेन एंड हेल्डेन का हाइपोथेसिस था उसको प्रूव किया। बच्चे आपसे कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा याद रखो, आपको ये सारा बना करके दे देंगे खेल। कोई बच्चा ये मत सोचे कि ये बनाना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तुमसे सिर्फ चीजें पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर कौन सी गैसेस थी, कौन सी नहीं थी, बस ये, और यहाँ से कौन सी चीजों को देखा गया, अमाइनो एसिड्स को देखा गया। तो ये बातें बस आपने याद रखनी है। और ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, किसके लिए, ऑपरेन एंड हेल्डेन के हाइपोथेसिस के लिए। बस हो गया ये। अब इसके बाद हमने पढ़ना है एवोल्यूशंस के एविडेंसेस को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, मतलब हम फॉसिल्स के थ्रू देखेंगे कि एवोल्यूशन हुई है।
फॉसिल बेटा कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो अगर वो ऐसे ही उसके कंकाल वगैरह को हम देखें, अगर वो ऐसे मिट्टी में चला गया था और उसके ऊपर ऐसे सालों से मिट्टी पाइलअप हो रही थी, तो अगर उसको रॉक्स में से, जैसे हम देख सकते हैं कि रॉक्स जो बनी है उनके नीचे पहले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे आकर के दब करके मर गए होंगे, तो उन ऑर्गेनिजम्स के जब हमें कंकाल वगैरह मिले तो हमें पता चला कि वो ऑर्गेनिजम्स भी कभी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो या हमें पता चला कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके जैसे भी पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीजें हमें समझ में आती है वहां से, तो वो एविडेंसेस हैं। ठीक है, या अब जो ये एविडेंसेस हैं, जो फॉसिल्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर इसमें हम ये बात करें कि कुछ लिंक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ फॉसिल्स से हमें ये पता चल सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो एग्जिस्ट करते थे बट अब नहीं है। जैसे कि हम आर्कियोपेटेरिक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, जिनमें हम ऐसे फीचर्स देख सकते हैं कि जिनमें रेप्टाइल्स के फीचर्स भी थे, जिनमें एव्स के फीचर्स भी थे। अब देखो, वो अब हमें ये पता है कि रेप्टाइल्स हैं, एव्स भी हैं, बट उनके बीच का जो लिंक है वो नहीं अब एग्जिस्ट कर रहा, जैसे कि हमने आर्कियोपेटेरिक्स की बात करी। अब इनके केस में जो ये आर्कियोपेटेरिक्स है वो क्या हुआ, फिर वो मिसिंग लिंक हो गया जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स थे। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला कि जो अगर रेप्टाइल्स हैं या फिर एव्स हैं, इनके कोई बीच के दोनों के कैरेक्टर्स को शो करने वाला भी कोई ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, बट वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिंग लिंक्स। समझ में आया तुम्हें? तो हमें जो इन एविडेंसेस से ये पता चला, देखो अगर हम आर्कियोपेटेरिक्स की बात करें तो हमें ये पता चल सकता है ना कि जो ये ऑर्गेनिज्म था उसमें कुछ चेंजेस आए, कि बाद में उससे रेप्टाइल्स या फिर एव्स में कुछ चेंजेस आए होंगे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि ऑर्गेनिजम्स में कैसे ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं। तो फॉसिल्स हमें एवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये समझ में आ गया तुम्हें? चलो नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी। हम क्या करेंगे, कुछ फीचर्स को कंपेयर करेंगे। देखो एनाटॉमी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे। वो कैसे? तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन। तो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के 4 लिम्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के केस में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बात, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वैसे हैं जिनमें एनाटॉमी सेम होगी बट फंक्शन डिफरेंट होगा। मैं फिर से बोल रही हूं, जिनमें क्या होगा, एनाटॉमी सेम, फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट रहेगा। अब देखो कैसे, अगर ह्यूमन की बात करें, तुमने पढ़ा था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजिस, है ना? ये चीजें पढ़ी थी। तो ये 4 लिम्ब की हड्डियां थी, है ना? अब यही सिस्टम सब चला है कैट के केस में भी, यही सब व्हेल में भी है और यही सब बैट में भी है। तो यहाँ पर एनाटॉमी सेम है बट किसी बाहर से प्रेशर की वजह से या इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से ये सब ऑर्गेनिजम्स ने अपने 4 लिम्ब को किसी डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। बन गई बात? अब इस केस में देखो, प्लांट के केस में, बोगनविलिया या फिर क्यूक्यूरबिटा के केस में जो थॉर्न्स एंड हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स, वो जो है उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है बट जो एनाटॉमी है वो सेम है। तो बस तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछेंगे बताओ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि इस केस में कौन सी एवोल्यूशन हो रही है, तो एवोल्यूशन के बेसिस पर आएगा। तो तुमने याद रखना है कि यहां पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है। कौन सी? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है कौन? ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन बनेगा कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह की एवोल्यूशन का रिजल्ट है, तो आंसर विल बी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो तुमने याद रखना है और तुमसे एग्जांपल पूछेंगे तो बता देना कि कैट बैट
व्हेल, ह्यूमन, सबका एनाटॉमी सेम है। प्लांट के केस में ये वाली एग्जांपल क्यूक्यूबिटा और बोगनविलिया वाली। बस इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। अब बढ़ेंगे डाइवर्जेंट के बाद कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के तरफ और देखेंगे कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है वो कैसे हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट करो, क्वेश्चन को नोट करो। नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। क्या देखेंगे हम? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर तुमने बटरफ्लाई 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 वो वाला कंसेप्ट नहीं करना, बटरफ्लाई एंड बैट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वेल एंड, अरे नहीं वेल नहीं, पैंगुइन एंड डॉल्फिन की बात करनी है हमने, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है या बैट है, इनके हम अगर विंग की बात करें, उड़ते ही है ये इनसे, बट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। इनके बैट के केस में तो पूरी स्किन का एक लेयर से इनका विंग बनता है, और इनके विंग वैसे नहीं होते, स्किन का फोल्ड नहीं है इनके विंग्स, वो डिफरेंट है। तो उनकी बनावट में डिफरेंस है बट फंक्शन सेम है, ठीक है। अब इस केस में देखो पेंगुइन एंड जो डॉल्फिन है, इनके जो फ्लिपर्स हैं इनमें भी सिमिलैरिटी है। समझ में आया तुम्हें? बट फंक्शन डिफरेंट है। समझ में आ गया तुम्हें? अब इसको ही हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे भाई? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। रुको, तो इनमें हमने एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बात करी, और यहाँ पर जो एवोल्यूशन है वो कौन सी है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कौन सी है ये? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जाम्पल्स हैं, या कह सकते हैं कि जब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है तब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बस इतना याद करो तुम। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो अनरिलेटेड हैं, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जब सिमिलर ऑर्गन्स दिखाएं, तो कोई एक सिमिलर या कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसी एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब दोबारा सुन लो कि जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएं जिनसे उनका कोई एक जैसा काम ही वो कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसके साथ ये भी हो गया। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम एक और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट मॉथ्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैलानिज्म के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या लिखना है, क्या समझना है, जल्दी से देख लो। पहले क्या था कि इंग्लैंड में ये इसके ऊपर एनालिसिस करा गया। तो इसका क्या सीन था? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, मतलब 1850 की बात करें अगर, तो तब वहां पर जो ये व्हाइट कलर वाले मॉथ एंड जो ब्राउन वाले मॉथ थे वो एग्जिस्ट करते थे। तब वहां पर पॉल्यूशन कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि व्हाइट मॉथ्स की पॉपुलेशन बहुत हाई थी एज कंपेयर टू ब्राउन। तो वहां पर ऐसा क्यों था? क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, तो जो प्लांट्स थे उनके ऊपर लाइकेंस ग्रो कर जाती थी, जिससे क्या होता था कि जो व्हाइट कलर वाली मॉथ थी वो प्लांट के स्टेम के साथ ही अपने आप को ऐसे मर्ज कर लेती थी कि जो प्रेडेटर था वो इसको अपना प्रे नहीं बना पाता था, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता था। अब जब ये कोमोफ्लेज कर लेगी तो ढूंढना आसान नहीं था, और व्हाइट सरफेस के ऊपर जो ब्राउन वाली थी इसको इजीली डिटेक्ट कर पाता था इसका प्रेडेटर, और ये मर जाती थी। तो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले व्हाइट जो थे इनका राज काफी ज्यादा था, बट जब रेवोल्यूशन हो गई 1920 के बाद, तब जो व्हाइट मॉथ थे ये कम हो गए और ब्राउन वालों का नंबर बढ़ गया। इसका कारण ये था कि जो पॉल्यूशन था, इनका एनवायरनमेंट था जो वो खराब हो गया। पॉल्यूशन की वजह से जो लाइकेंस थी वो उसके ऊपर, प्लांट की स्टेम्स के ऊपर नहीं ग्रो करती थी, और लाइकन जो है वो बहुत अच्छा एक SO2 के पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तब जब वहां पर लाइकन नहीं थी तो प्लांट के बार्क के ऊपर व्हाइट वाले इजीली दिखने शुरू हो गए, और ब्राउन वाले अब
उसमें ही मर्ज से होने लगे, उसमें ही कॉमोफ्लेज करने लगे और वो अपने आप को हाइड कर पा रहे थे अब अपने शिकारी से, तो ये बच जाते थे। तो ये क्या है, ये है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो आपने याद रखना है कैसे धुएं की वजह से जो व्हाइट मॉथ थे वो उनका पॉपुलेशन का नंबर वो जो है वो कम हुआ। तो ये क्या थी, एक नेचुरल सिलेक्शन ही थी कि कौन सा जो है वो सरवाइव कर पाएगा, कौन सा नहीं सरवाइव करेगा, और इनमें से कौन सा कॉमफ्लेज कर पाएगा वो सरवाइव कर पा रहा था। तो ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एवोल्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। हम कह सकते हैं कि एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जब एक जियोग्राफिकल पॉइंट से डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट पॉइंट्स पर चली जाती हैं तो उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आप पहली एग्जांपल डार्विन फिंचेस की ले सकते हो, जिसमें क्या हुआ कि एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे बर्ड्स थे जिनको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है। उनमें पहले ये देखा गया कि एक जियोग्राफिकल पॉइंट पर वो क्या खा रहे थे, वो पहले सीड ईटर्स थे। अब जब वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स पर उसी जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग पॉइंट्स पर पहुंचे तो वहां पर उनकी ईटिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स चेंज हो गई। तो यही जो फिंचेस हैं इनमें जो पहले सीड खाने वाले फिंचेस थे इनकी बीक देखो कैसी थी। फिर उसके बाद इनमें से डिफरेंट जो पॉइंट पे चले गए उनमें से कुछ की बीक कुछ ऐसे पहले से शार्प हो गई और वो क्या कर सकता था, कैक्टस के ऊपर फीड कर सकता था, और कुछ की बीक थोड़ी इससे कम देखो पॉइंटेड है बट थोड़ी अभी भी मोटी है, और वो क्या कर रहा था, वो वेजिटेरियन था, वो बर्ड्स के ऊपर फीड कर रहा था। फिर नेक्स्ट जो था उसकी बीक जो है वो शार्प हो गई थी तो वो क्या कर रहा था, वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहा था। तो क्या है कि जब एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट्स पर जाकर के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से अपनी वेरिएशन शो करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या शो कर रहे होते हैं, वो एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट एडेप्टिव रेडिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन की है जो हमने किसमें पढ़नी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले जो आपने पढ़ा डार्विन फिंचेस के बारे में वो आपने गैलापागोस आइलैंड के ऊपर देखा था, तो उसकी बात हो रही थी। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट तरह के जो मार्सुपियल्स हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो देखो कैसे, एक कॉमन एंसेस्टर से टैस्मेनियन वुल्फ बना, टाइगर कैट बनी, बैंडेड एंट ईटर बना, मार्सुपियल रैट बना, कैंगरू बना, वॉम्बेट बना, बैंडिकूट बना, कोयला बना। तो ये सारी चीजें जो है वो जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही बन रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये है एडेप्टिव रेडिएशन। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पर जब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गए तो इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए जिसकी वजह से फिर बाद में ये बहुत डिफरेंट हो गए। बट एक कॉन्सेप्ट आपने सॉल्टेशन का भी याद रखना है। वो कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में क्वेश्चन कि व्हाट इज सॉल्टेशन। तो आपको याद रखना है कि जैसे हुगो दवेरीज ने बताया था कि जब बड़ी सी एक म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या आता है, नई स्पीसीज बन जाती है। तो ये जब एक बड़ी म्यूटेशन की वजह से हुआ है तो इसी को बोलते हैं सॉल्टेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे जो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है इसमें तुम्हें देखो यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का इकट्ठा टेबल बना करके दिया है। इससे तुम्हें याद रखना है कि कभी कभी एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशंस आपको देखने को मिले। जब एक जगह पर मानो दो एडेप्टिव रेडिएशंस हैं, जैसे कि तुम्हें एक प्लेसेंटल मैमल्स की मिल रही है और दूसरी वहीं पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की है, तो ये दो जो एडेप्टिव रेडिएशंस हैं तो इस तरीके से इसको इनके बीच में जो एवोल्यूशन है इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आया तुम्हें? अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें नहीं याद होता ये टेबल, कैसे याद करोगे? एक किसी ने ट्रिक बना रखा था, मैंने सिर्फ यूज किया है सो दैट तुम भी याद कर सको। अब देखो यहाँ से कैसे होगा, तुम एक ट्रिक याद कर लो। वो ट्रिक क्या थी, पीएम के घर मोल वाला माउस आया जो कि एंट ईटर निकला, फ्लाइंग स्क्वायरल ने बोला बॉब कैट वुल्फ लेमर। ठीक है, ये बना रखी थी ट्रिक। अब ट्रिक कहीं पर लिखनी है तो तुम लिख सकते हो, मैं तुम्हारे लिए नोट कर देती हूँ। ये ट्रिक थी पीएम के घर मोल वाला
मोल वाला माउस आया, जो एंट ईटर निकला, जो एंट ईटर निकला, फ्लाइंग स्क्वेरल ने बोला वुल्फ, वुल्फ, बॉबकैट, लेमर, लेमर ऐसे बोल दिया उसने, ठीक है। तो यहां से तुम कैसे याद करोगे? मोल ये रहा, माउस ये रहा, ठीक है, फिर एंट ईटर ये रहा, फ्लाइंग स्क्वेरल ये रहा, उसके बाद बॉबकैट, वुल्फ एंड लीमर। हो गया याद? अब इसमें देखो कितना आसान हो गया याद करना। यहाँ पर मोल, यहाँ पर भी मोल, यहाँ पर एंट ईटर, यहाँ पर भी एंट ईटर, यहाँ पर मार्सुपियल माउस। तो ऐसे ये सारे हैं, तो तुम आराम से इनको याद कर सकते हो अगर तुम एक को याद कर लेते हो। तो ये हमारा अडैप्टिव रेडिएशंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसमें इतना और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर तुमने ये याद रखना है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर दो अडैप्टिव रेडिएशंस भी हो सकती हैं और इसी को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। बस दैट्स इट। बढ़ते हैं अब आगे। अब हमने पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सिमिलैरिटीज। कहता इसमें एक ना लाइन, कभी कभी तुम्हें एक पूरा फ्रेज तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। वो फ्रेज क्या होता है? ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी बोलेंगे कि इस फ्रेज का मतलब क्या है, ठीक है। और जो ये बात थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली, इसमें सिमिलैरिटीज वाली, वो किसने करी थी? वो हेकल ने करी थी। उसने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं कि मानो एक ये ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है, इससे फर्दर 3 स्पीसीज बन गई, बी, सी और डी। कोई ये ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इनका ये बन गया एंसेस्टर। ये क्या बन गया? इनका एंसेस्टर, ठीक है। ये इनका क्या बन गया? एंसेस्टर बन गया। अब जब ये अपने बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, मानो ये इनका एम्ब्रियो है और उसकी चली है डेवलपमेंट। वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। अब कहता, पढ़ो पहले क्या बात है। कहता एन एम्ब्रियो डेवलप्स, इट पैसेस थ्रू स्टेजेस। कहता वो जब डेवलप हो रहा होता है वो उन स्टेजेस से पास करेगा जो मैच करेंगी, रिसेंबल्स द एडल्ट फॉर्म्स ऑफ इट्स एंसेस्ट्रल स्पीसीज। कहता जो एंसेस्टर है उसकी जो एडल्ट फॉर्म्स हैं, एंसेस्टर की एडल्ट फॉर्म की जो स्टेजेस हैं उनके साथ इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो हैं वो मैच करेंगी। इसने ये बात बोली, समझ में आ गया तुम्हें ये? तो इससे ही क्या पता चला है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी। तो मतलब फाइलोजेनी एंसेस्टर्स के साथ नई स्पीसीज का क्या रिलेशन है। तो इसने ये बताया कि जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वो सारी रिजेंबल करती हैं एंसेस्टर्स के साथ। तो जो फाइलोजेनी है वो रिकैप्सुलेट करती है ऑन्टोजेनी को। समझ में आया तुम्हें? तो यहाँ पर जो बात करी गई थी ना कि जैसे हर एक ह्यूमन है, जैसे एक ह्यूमन की तुम फिश के साथ कंपैरिजन करो तो कहते जैसे फिश के पास गिल स्लिट्स होती है तो अर्ली स्टेज में ह्यूमन के एम्ब्रियो के पास भी वो जो गिल स्लिट्स या नेक के बैक पर मौजूद होती हैं जो लेटर ऑन डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि उसको यूज नहीं था उस चीजों का। आंस बॉर्नवेयर ने इसी चीज को खारिज कर दिया और उसने बोला कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्पीशीज की स्टेजेस हैं वहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं बट लेटर स्टेजेस में सिमिलैरिटीज नहीं होती, ऐसा उसने बोला। और उसने बोला कि हम कह सकते हैं कि जो जनरलाइज्ड फीचर्स हैं वो पहले सिमिलर हो सकते हैं बट जो स्पेसिफिक फीचर रहेगा वो हर एक स्पीशी का अपना ही होगा, वो हर एक स्पीसीज का अपना ही होगा, वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना होगा, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो अर्नस्ट हेकल की थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव कर दिया गया। बढ़ते हैं अब आगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है? लैमार्किज्म की
थ्योरी थी जिसमें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करी गई कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो हमें बाहर से मिलते हैं। एक कैरेक्टर्स जो हमने इनहेरिट करे हैं बाय बर्थ, हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। जैसे हमारा जो एक बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो हमारा पेरेंट्स की तरह सेम है, किसी की ऐसे लंबी नाक थोड़ी है, किसी के ऐसे अब ह्यूमन के लंबे कान थोड़ी है, ठीक है। तो हम ह्यूमन की तरह दिख रहे हैं, हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की तरह दिख रहा है, बस उसका हाँ थोड़ी डिफरेंसेस हैं, वो वेरिएशन है, वो क्रॉसिंग ओवर का सीन है, वो डिफरेंट बात है, बट बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम है ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर तो इनहेरिट होते ही नहीं है, वो तो हमें अपने एनवायरमेंट से मिले हैं। तो अब इसने बोला कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लेमार्क कहता कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट हुए थे, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। उसने बोला कि जिराफ वाला केस तुम्हें याद होगा, है ना, जिराफ वाला केस, ये देखो। तो यहाँ पर देखो लेमार्क की थ्योरी जो है वो क्या है, वो उसको हम क्या बोलते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात बताने वाली थ्योरी है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रेड्स को अपने लाइफ टाइम में जो उसने एक्वायर करी है उनको अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर सकता है। ऐसे भला होता है? नहीं होता। तुम्हें जब भी कभी लेमार्क की थ्योरी का बताना हो तो लंबी गर्दन की बात करना, लंबी गर्दन, ठीक है। तो लेमार्क, एल से लेमार्क, एल से लंबी गर्दन। तो इसने बोला कि जो ये जिराफ है इसकी जो लंबी गर्दन है वो कैसे हुई, पहले जब इसका फूड जो इसकी पहुंच से दूर था तो इसने कोशिश करी ऐसे ऊपर ऊपर जाकर के खाने की, है ना। तो ऐसे करता रहा और फिर फाइनली इसकी गर्दन लंबी हो गई। तो फिर वो ट्राइबल कम्युनिटी वाले पागल हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने गले में इतनी चेंज लगा ऐसे मतलब रहते हैं पूरी लाइफ टाइम, सो दैट उनकी गर्दन बहुत लंबी हो जाए। अगर फिर तो वो ऐसे करेंगे किसी बंदे को उठाएंगे और उसकी गर्दन लंबी कर देंगे, फिर जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो अल्टीमेटली उसकी तो गर्दन लंबी होगी। तो ये चीज यहाँ से खारिज हो गई। तो नेक्स्ट देखो फिर कौन सी थियरी है। नेक्स्ट है डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफन समराइज्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिस्क्राइब्स हाउ ऑर्गेनिज्म विद द हेरिटेबल ट्रेट्स दैट enhances survival and reproduction are more likely to pass those traits to future generations leading to evolutionary changes। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन के अंदर जब किसी इन्वायरमेंटल प्रेशर को बियर करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो अपने आप को अडेप्ट करके उन एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म ही आगे फिर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने बच्चे पैदा करेगा, पॉपुलेशन को बढ़ा देगा और वही मतलब उस एनवायरमेंट में फिट हो सकता था। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो यही बात किसने बताई, जो डार्विन की ये नेचुरल सिलेक्शन की बात थी। तो इसमें ये नेचुरली होता है, इसमें कोई और ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले नहीं कर रहा कि उसने उसको सिलेक्ट करवा दिया कि भैया तेरी एवोल्यूशन होगी, इसकी नहीं होगी, ये बस एडजस्ट करेगा एनवायरमेंट में, तेरी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नेचुरली हो रहा है कि कहता कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने अराउंड का जो एनवायरमेंट है उसकी एडवर्स कंडीशंस को बेयर करके भी उसमें सर्वाइव कर पाते हैं और फिर इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट कर गया उस एनवायरमेंट में वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोडक्शन कर करके अपने बच्चे पैदा करेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। बस इतना याद रखना है हमें। चलो फिर देखो आगे नेक्स्ट क्या है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हमें म्यूटेशन थ्योरी को भी पढ़ना है। ये ह्यूगो द वेराइज ने दी थी। तो इसमें क्या था कि भैया जो एवोल्यूशन है वो किसी सडन बड़े से एक बड़े चेंज की वजह से आती है। देखो डार्विन जो था ना, इसने म्यूटेशन के बारे में नहीं बोला। अब अगर उसने बोला है तो उसने बोला कि एक डायरेक्शन में म्यूटेशन होती है और उसने स्मॉल चेंजेस की बात करी है। अब जो ये ह्यूगो द वेराइज है, इसने जो बात करी है इसमें इसने रैंडम एंड लार्ज म्यूटेशन की बात करी है। तो तुमने याद रखना है नॉन डायरेक्शनल, रैंडम और बड़ी म्यूटेशन किसने बात करी है, ह्यूगो द वेराइज ने। और जो छोटी छोटी डायरेक्शनल वेरिएशन की बात करी है वो किसने करी है, वो डार्विन ने करी है। उसने कहा कि छोटी छोटी वेरिएशंस हुई और जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट में फिट हो गया था और उसका ही सर्वाइवल हुआ, ठीक है।
अब इस केस में क्या है, इसमें इसने बताया कि भाई जो बहुत बड़ी कोई म्यूटेशन होती है और उससे क्या है स्पीशीज बदल जाती है, उससे चेंज आता है, ठीक है। तो ये रैंडम होती है, रैंडम जो म्यूटेशंस होती हैं उनकी वजह से नई स्पीशीज बनती हैं, रेदर देन थ्रू ग्रेजुअल छोटे छोटे चेंजेस से ये नहीं होता है, जैसे कि डार्विन ने बताया था। समझ में आया तुम्हें? कहता नई स्पीशीज जो बनती हैं वो किसी बड़ी चेंज की वजह से आती है, बड़े म्यूटेशन की वजह से आती है। बस इतना याद करो। यहां से आगे देखो, नेक्स्ट है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो यहां से तुम्हें क्या याद रखना है बच्चों, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम्हें ये याद रखना है कि एक इक्वेशन दी जाएगी तुम्हें और वहां से तुम्हें ये पूछा जाएगा कि बताओ ये जो इक्वेशन है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है तो इसको कौन से कारण जो है या कौन से फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ये होगा, ठीक है। और तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें 3-4 तरीके से इक्वेशन को गलत मलत करके लिख करके दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि इनमें से सही कौन सा है ये बताओ। अब जो ये प्रिंसिपल है बेटा ये बताता है कि जो एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, अगर उसमें रैंडम मेटिंग्स हो रही हैं और उन रैंडम मेटिंग्स में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो तब तक जो है वो कांस्टेंट रहती है जब तक कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या और कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ये रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन के अंदर एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होती। ये बात करी हार्डी-विनबर्ग ने। तो इसके बेसिस पर उसने इक्वेशन दी, वो क्या थी, वो थी p² प्लस 2pq प्लस q²। अब यहां से तुम्हें याद रखना है कि p² का क्या मतलब है और 2pq का क्या मतलब है और q² का क्या मतलब है और इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब देखो क्या है, p का मतलब बेटा है कि हमने बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ, p मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम p से लिखते हैं और q से हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। और यहां पर देखो ध्यान से 2pq, तुम्हें मैथ वाली क्वेश्चन नहीं याद आ रही है, a² प्लस b² प्लस 2ab करते थे ना, वही है ये। बस थोड़ा सा उसमें इसने क्या कर दिया, जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं और क्या कर दिया इसने कांस्टेंट इसके साथ लगा दिया और कुछ नहीं है। अब यहां पर देखो p से फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, q से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील एंड qp से या pq से हमें क्या पता चल रहा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। किसके लिए है ये? फॉर हेटेरोजाइगस, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें? और कहता ये चीज जो है वो इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम यहां पर मेंटेन्ड है जब तक क्या नहीं है, बाहर से कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं कि कब ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी और कब ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट करो इसका। अब यहां पर बेटा मैंने तुम्हें एक पिक्टोरियल दिखाया है जिसमें तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा फैक्टर्स का। अब यहां से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डायरेक्टली तुमसे पूछेंगे कि बताओ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। तो तुमने बता देना झटपट से, बस ये फोटो रिकॉल कर लेना वहां पर। सबसे पहले हम याद करेंगे बेटा म्यूटेशन, फिर याद करेंगे बेटा सिलेक्शन, फिर याद करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर याद करेंगे हम बेटा यहां से लास्ट वाला नेचुरल सिलेक्शन। अब यहां से देखो, पहला म्यूटेशन का मतलब क्या है। अब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म था, जैसे यहां पर दिखा रखे बीटल से, इनका क्या है, ये ग्रीन कलर के थे पहले, इनका कोई डीएनए में स्पेशल थे ये कि ये ग्रीन थे। अब इनके डीएनए में ना कुछ जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो कोई म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनका जो है कलर पहले से चेंज हो गया, कि इनमें जो है वो ब्राउन कलर हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये है म्यूटेशन। अब यहां पर देखो जब म्यूटेशन हुई है तो यहां पर जो है एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है,
समझ में आया तुम्हें? पहले जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी थी वो कुछ और थी, अब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। अब जिस एलील की वजह से, जिस जीन की वजह से ग्रीन कलर आता था, अब क्या हो गया है, अब कलर में ब्राउन कलर आ गया है। अब फिर वो भी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करने लगे हैं, तो भैया ये भी मेटिंग करेंगे और फिर बाद में इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के भी चांसेस है, तो ये कम हो सकते हैं। समझ में आया तुम्हें? तो या फिर हम बोले अब इस पॉपुलेशन में एक ये है, एक ये है, तो दो बराबर हो गए हैं। पहले इनका नंबर जितना था अब उनसे तो कम हुआ ही है ना, अब कोई और आ गया उसमें। तो ये क्या है, म्यूटेशन की वजह से जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है और एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है। तो ये एक फैक्टर है, म्यूटेशन एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर देखो, जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन, मानो ए पॉपुलेशन ये वाली थी और ये पॉपुलेशन जो है इसको हम मान लेते हैं बी थी। बी पॉपुलेशन में ब्राउन वाले थे, ए पॉपुलेशन में ग्रीन वाले बीटल्स थे। अब क्या हुआ, किसी को लगा ये ग्रीन वाले क्या कर रहे हैं, इनको देख के आता हूं मैं, जरा मिल के आता हूं मैं मुझे देखना है उसके घर में क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये यहां से इस शहर में आकर के रहने लगा। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आके इसने मेटिंग करी होगी और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर भी चेंज आ गया है पहले से, और यहाँ पर जो है वो पहले से नंबर कम हो गया है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, जब कॉन्टिन्यूअसली एक ही जीन, अब देखो ब्राउन वाला ये इधर, तो नेक्स्ट भी ब्राउन वाला ही आएगा, नेक्स्ट भी ब्राउन वाला है, एक जैसा एलील ही जब बार बार किसी और पॉपुलेशन में जाता रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। उसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। समझ में आया? तो जीन फ्लो की वजह से भी जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम चांस इवेंट की बात करेंगे। इसमें क्या है, देखो ये ना कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशंस में होता है। जैसे तुम ग्रास की एग्जांपल ले सकते हो, ग्रास में छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब क्या है, तुम इमेजिन करो कुछ ऐसे बीटल्स वहां पर थे, ठीक है, ग्रीन एंड ब्राउन वाले ही थे। अब कोई ऐसे चल के जा रहा था, उसने अपना पैर वहीं पर रख दिया गलती से जिधर ग्रीन वाले इकट्ठे होकर के बैठे हुए थे। छोटा सा एरिया था, छोटी सी पॉपुलेशन थी और वहां पर दो ही तरह के थे, ग्रीन एंड ब्राउन। और ग्रीन वालों की बेचारों की शामत आ गई, उन पर पैर टिक गया और वो मर गए। ठीक है, जब वो मर गए तो क्या हुआ, ब्राउन वालों की अपने आप से पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो एक का नंबर जो है वो बहुत बढ़ गया जीन्स का। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि वही फिर से, मैं तो आज ग्रीन और ब्राउन के पीछे ही पड़ गई हूँ। अब ग्रीन एंड ब्राउन वाले बीटल्स से ये आई गिरगिट, इसको मजा आ रहा है, करिए मैं खाऊंगी, मजे लूंगी, है ना। तो अब देखा भाई इसने क्या, ग्रीन वाला खाऊंगी, ग्रीन वाला, मुझे तो ग्रीन कलर का होना है। इसने ग्रीन वाले को उठा लिया, ग्रीन को खा लिया, फिर से ग्रीन खा लिया। ठीक है, इसने क्या करा, बाय चांस ग्रीन वाले खा लिए। ठीक है, अब ये नेचर ने सिलेक्ट किया कि नेचुरली ये सिलेक्ट हुआ कि कौन सा ग्रीन और ब्राउन में से कौन सा खाया जाएगा। अब अगर ग्रीन पे अटैक हो गया है तो ग्रीन वाले तो कम हो जाएंगे पॉपुलेशन में और फिर सिर्फ क्या होगा, ब्राउन वाले बचेंगे। तो इस तरीके से भी जो है एक ही तरह के जीन्स वाले ऑर्गेनिजम्स इस पॉपुलेशन में रह गए। तो ये भी क्या है कि यहाँ पर भी जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई है, तो इससे भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो 4 फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो तुमने बस इनको याद कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि कैसे ह्यूमन ने अपनी जो जर्नी थी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलोपिथेकस टू द मॉडर्न मैन जो है वो कंप्लीट करी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे उसका वॉकिंग स्टाइल चेंज हुआ, कैसे उसका जो ब्रेन है उसमें चेंजेस आए, या हमने पढ़ना है कि उसने टूल्स कौन सी स्टेज पर यूज करे। तो इसके लिए ना तुम 1-2 निमोनिक्स याद कर सकते हो। एक तो तुम वो वाला याद कर सकते हो, दैट प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा तुम ये याद कर सकते हो डॉक्टर स्नेहा वाला, ये आसान है थोड़ा। इसको कैसे यूज करेंगे देखो,
इसमें तुम ऐसे याद करो, डी से ड्रायोपिथिकस, आर से रामापिथिकस, स्नेहा से ऐसे नहीं जाना, ऐसे चलेंगे, ऐसे उल्टा, ठीक है, लिखोगे स्नेहा और उल्टा चलोगे। ए से ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस। बस ये तुम्हारा हो गया, फिर यही चीजें हमने इसमें देखनी है। तो यहां पर देखो, डी से ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रालोपिथिकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर वहां पर एक होमो हैबिलिस वाला यहां पर मिसिंग है, फिर उसके बाद इरेक्टस है, फिर उसके बाद निएंडरथल्स है, फिर क्रो-मैग्नन है जिसकी ब्रेन कैपेसिटी आसपास 1650 की थी। तो फिर इन्होंने ही टूल्स वगैरह यूज करने शुरू कर लिए थे। फिर होमो सेपियंस, फिर जो हमारा ये मॉडर्न मैन है, इसकी बात कर रहे हैं। चलो वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स एक बार याद कर लेंगे। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एवोल्यूशन। भाई ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से जो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स बने, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशंस भी आई, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस भी थे। अब जेनेटिक वेरिएशंस एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो चेंज होते गए, और एट द एंड जो है हम ऐसे ऑर्गेनिज्म बन गए जो हम आज की डेट में हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ एप्स एंड अर्ली ह्यूमंस, 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस जो कि एप लाइक थे वो आए। फिर जो रामापिथिकस थे जो कि ज्यादा किसकी तरह थे, ह्यूमन की तरह थे, वो आए थे। अगर रामापिथिकस के वॉकिंग स्टाइल की बात करें तो ये बाइपेडल थे, मतलब ये 2 लिम्स यूज करके ही चलते थे। फिर ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट कर सकते थे, अपने अराउंड जो चेंजेस हो रहे थे उनको ये इजीली बियर कर सकते थे। अब नेक्स्ट ऑस्ट्रालोपिथेकस की अगर बात करें तो ये पहले ह्यूमन लाइक प्रीमेट थे। उसके बाद ये भी सीधे चलते थे और इनका ब्रेन जो था वो स्मॉल था और उसकी कैपेसिटी 450 सीसी थी, और इनके पास बहुत सिंपल टूल्स थे, बट इनको आग जलाना नहीं आता था, इनको आग जलाना नहीं आता था। आगे देखो, होमो हैबिलिस। हैबिलिस जो है ये हैंडी थे, हैबिलिस जो थे हैंडीमैन थे। ये क्या करते थे, ये मतलब ये हाथ से काम करने लगे थे, इन्होंने स्टोन्स वगैरह के टूल्स बना लिए थे, ये हंटिंग करना शुरू हो गए थे। तो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक स्पीसीज थे जिनका ब्रेन जो था वो बड़ा था, मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 600 to 800। अब ये 2 मिलियन ईयर अगो मिलते थे। अब देखो आगे है होमो इरेक्टस, जो पहले थे जिन्होंने आग जलाई थी, आग जला देंगे। तो ये फायर यूज करने वाले ये पहले थे। तो ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद थे, अब नहीं है। लार्ज ब्रेन कैपेसिटी दैट इज 900 सीसी, और इन्होंने आग जला करके अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी ये आग जलाते थे, मतलब बाहर से कोई अटैक ना करे तो ये आग जला करके ऐसे रख लेते थे। डेवलप्ड बेटर टूल्स, अब इनके पास हंटिंग के लिए बेटर टूल्स थे, ये स्टोन वाले टूल्स नहीं यूज करते थे, मतलब यूज करते भी होंगे बट उनको ऐसे लकड़ी के साथ अटैच कर लिया होगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड टूल यूज कर रहे थे। अब है निएंडरथल्स जो कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस थे और ये अपने कल्चर के साथ जुड़े थे। कैसे, देखो ये 1 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप एंड एशिया में मिले थे, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा थी, अराउंड 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी, और ये अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को जब वो मर जाता था तो ये उसको दफन करते थे, ठीक है। ये कपड़े भी पहनते थे और ये बोल सकते थे, बट इनमें अभी भी एडवांस्ड ह्यूमंस वाले कैरेक्टर्स नहीं आए थे। अब बारी है होमोसेपियंस की, जिनको मॉडर्न मैन कहा जाता है। ये इवॉल्व हुए अफ्रीका में अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स, जो कि जिसको आइस एज बोला जाता है, उसमें ये इवॉल्व हुए। इनका ब्रेन साइज जो था वो 1450 सीसी का था, और ये लैंग्वेज डेवलप कर चुके थे, और इनमें आर्ट एंड एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। इन्होंने यहाँ से अफ्रीका से निकल करके फिर डिफरेंट एरिया में जा करके अपना काम करना शुरू कर दिया था। फिर ये वर्ल्ड वाइड फैल गए और निएंडरथल्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। माइग्रेशन एंड सिविलाइजेशन की अगर बात करें, अर्ली ह्यूमन माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका
टू अदर कॉन्टिनेंट्स, स्टार्टेड फार्मिंग, इन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर लिया, बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर ली, और इन्होंने फिर सिविलाइजेशंस बना दी। तो 10,000 ईयर एगो ये सारा कुछ शुरू हुआ था। तो इसके साथ ही क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटीज की डेवलपमेंट हुई। तो जब ये अफ्रीका से निकल करके अलग अलग जगह पर जाकर के ये सारे काम करने शुरू हो गए। तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। इसके बाद मुझे एक छोटा सा डेटा ऐड करना है, बीच में मुझे कहीं पर ऐड नहीं करना था, वो डिफरेंट तुम्हारे लिए एक टॉपिक है जिसमें तुमने क्या देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कब डेवलप होता है। यहीं पर लिख देती हूँ, स्लाइड मेरे पास कोई खाली है नहीं। हमारी बुक में ना एक जगह जगह पर ऐसे ही डाटा फैला रखा है, कभी बता दिया ये बना, ये अब आया, ये तब आया, इतना कैसे याद करेंगे हम लोग, भाई ब्रेन है हमारा, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ना तुम एक पहले ट्रिक लिखो, फिर मैं बताती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब तुम लिखो यूनिवर्स इवॉल्व, नेचर क्रिएट्स incredible jawless seaweeds, fires dinosaurs, आगे reptiles dominates dry land। एक ना ये ट्रिक याद करो तुम, देखो यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, नेचर ने इनक्रेडिबल जॉलेस सीवीड्स बना दिए, डायनासोर को भगा दिया, रेप्टाइल्स ने जो है वो ड्राई लैंड को डोमिनेट कर लिया। ऐसे याद कर लो। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ना तुम्हें एक डाटा याद करवाना है। देखो यूनिवर्स कब बना, ई से अर्थ याद करेंगे, मैं डिफरेंट कलर लेकर के तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज किसके लिए लिखी है। यूनिवर्स का ऐसे ही यूनिवर्स रख लेना, इवॉल्व का अर्थ याद कर लेना, ठीक है। तो इस निमोनिक से ना तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कब बनी थी, बहुत आसान है ये। तो फिर नेचर से नॉन सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है। अब जगह कम है मेरे पास, सेल्यूलर फॉर्म। तो यहां से आई से इन्वर्टिब्रेट याद कर लेना, और फिर जॉलेस तुम फिश याद कर लेना, जॉलेस फिश, सीवीड का सीवीड ऐसे ही रह जाएगा, फिर डायनासोर ऐसे ही याद रखना है, फिर रेप्टाइल्स भी ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर डोमिनेंट ड्राई लैंड से तुम ड्रायोपिथेकस याद कर लेना, ठीक है, ड्रायोपिथेकस याद कर लेना, ठीक है। बस ये याद करना तुम्हें। अब हमें याद करना है कि कौन सा कब इवॉल्व हुआ। इसके लिए भी बड़ा आसान है। पहले 3 के लिए तुम्हें लिखना है बिलियन ईयर अगो, बाकी सब के लिए मिलियन ईयर एगो। अब देखो कैसे, अब जो ये यूनिवर्स था 20 बिलियन ईयर एगो, अर्थ 4.5, 4 पॉइंट से हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई ना, 4 × 5 कितना होता है 20, बस ऐसे याद कर लेना, बिलियन ईयर एगो। नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब आई थी भाई, 3.6 बिलियन ईयर एगो हो गए पहले 3 बिलियन ईयर वाले। अब सब के पीछे आएगा मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, और ये वाला 500 मिलियन ईयर एगो, मतलब जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो 500 मिलियन ईयर एगो, और जो जॉलेस फिश थी वो कब आई, 350 मिलियन ईयर एगो, और जो सीवीड था 50 में से 20 माइनस करके, नहीं 50 में से 30 माइनस करके 320 मिलियन ईयर एगो। और डायनासोर रेप्टाइल के बाद में आएंगे, तो पहले तुम रेप्टाइल का लिखो। रेप्टाइल का कितना आएगा, 200 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल के लिए। डायनासोर 65 मिलियन ईयर एगो, और ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर एगो। तो ये सारा डाटा तुम्हारी बुक में था, तुम्हें ये एज सच याद करना है, बहुत आसान है। फिर से एक बार ट्रिक रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, यूनिवर्स इवॉल्व, नेचर क्रिएट इनक्रेडिबल, जॉलेस सीवीड, फायरस, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स, डोमिनेट ड्राई
लैंड। बस हो गया। फिर इसमें पहले 3 के लिए बिलियन ईयर, बाकी सबके लिए मिलियन ईयर। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। अगर तुम्हें स्टिल कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। बस अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करो, जो तुम्हें बताया है उतना ही पढ़ के जाना। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तुम्हें होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स के बेसिस पर पूछा जाएगा कि ये कौन सी एवोल्यूशन हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर तुमसे हल्का फुल्का ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस का पूछ सकते हैं कि उनके 1-2 कैरेक्टर्स बता दो। या तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एडाप्टिव रेडिएशन वाला है उसके केस में, मार्सुपिल्स वाला, उसके केस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वाला केस। या फिर तुमसे पूछा जा सकता है जो वो टॉपिक है तुम्हारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला, मतलब नेचुरल सिलेक्शन वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाना। जो थियोरीज नहीं मानी जाती उनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, जिनको अप्रूवल मिला वही पूछी जाएंगी। मिलर एक्सपेरिमेंट प्रूफ था, ठीक है, तो वो भी याद करना है तुम्हें। सो दीज वर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विद दैट आई एम डन विद दिस वेरी सेशन। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। आपको आपके पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।